तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए। आधी रात का समय था। शहर से दूर पुराने शमशान में एक महिला मिट्टी की एक भयानक दिखने वाली मूर्ति बनाकर उसके सामने बैठी शैतान का आवाहन कर रही थी। कुछ देर बाद महिला के सामने रखी हुई मानव खोपड़ी की आंखें लाल लाल चमकने लगी और अपनी बत्तीसी को हिलाते हुए वह खोपड़ी भयानक हंसी हंसने लगी। स्वागत है मेरे मालिक। इस दुनिया में अंधेरा कायम रखने के लिए आपका स्वागत है। तुम्हारे आह्वान को मैं स्वीकार करता हूँ रक्षा। मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर मानव रूप में दुनिया में आऊंगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर इस दुनिया में अंधेरा फैलाएंगे। कुछ देर बाद खोपड़ी सामान्य हो जाती है। अपना सामान समेटकर रक्षा भी वहां से अपने घर चली जाती है। अपने मकसद में सफल होने के लिए रक्षा एक सीधी साधी लड़की बनकर गांव में रहने वाले अनाथ दीपक के साथ अपना मेल जोल बढ़ाने लगती है। दीपक भी जल्द ही रक्षा के बहकावे में आ जाता है और उसके प्रेम पाश में उलझ जाता है। कुछ दिन बाद दीपक और रक्षा की शादी हो जाती है। दीपक, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये घर छोड़कर कहीं नई जगह जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करें। दीपक रक्षा की असलियत से अनजान था, इसलिए वह रक्षा के साथ एक नए घर में जाने को तैयार हो जाता है। रक्षा, ये कैसा घर है? यहाँ से तो गांव भी 2 मील दूर है। एक तरफ शमशान है और दूसरी तरफ घना जंगल। क्या तुम्हें सचमुच लगता है हमें यहाँ रहना चाहिए? दीपक, ये मेरे पिता का मकान है। वो चाहते थे कि मैं अपने नए जीवन की शुरुआत इसी घर से करूं। ऐसा समझ लो कि ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। रक्षा के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीपक आगे कुछ नहीं कह पाता और रक्षा के साथ उस घर में रहने लगता है। उनकी शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे। आधी रात का समय था। अचानक ही दीपक को शमशान भूमि से कुछ अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था बाहर जंगली जानवर सुर में सुर मिलाकर रो रहे हों। वो भयानक आवाजें सुनकर दीपक का दिल दहल रहा था। जानवरों की आवाज के साथ साथ किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। डर से दीपक का गला सूखने लगा था। अपने गले को तर करने को जैसे ही वह बिस्तर से उठा, उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी रक्षा उसके बिस्तर पर नहीं है। हे भगवान, इतनी रात को रक्षा कहाँ चली गई? कहीं रक्षा किसी खतरे में तो नहीं है? दीपक दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। दीपक दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गया। बाहर हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही पेड़ के ऊपर से 2 चमकती हुई आंखें आकर दीपक के ऊपर कूद पड़ी। दीपक के मुंह से चीख निकल गई थी, क्योंकि वो आंखें एक काली बिल्ली की थी जो न जाने क्यों दीपक के ऊपर कूद गई थी। खुद को संभालते हुए दीपक 2-4 कदम आगे बढ़ा तो सामने ही उसे शमशान दिखाई देने लगा। शमशान की चुप्पी दीपक के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। तभी उसे सामने से कोई साया अपनी ओर आता दिखाई देने लगा। अंधेरा होने के कारण दीपक चेहरा देखने में समर्थ नहीं था, लेकिन पायल की लगातार आती छम छम की आवाज से इतना समझ आ रहा था कि वह अवश्य ही कोई स्त्री है। दीपक पेड़ की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। छिपकर उसने देखा कि वह स्त्री कोई और नहीं, उसकी पत्नी रक्षा थी। रक्षा के होठों पर खून लगा हुआ था और किसी राक्षसी की तरह उसके नाखून पैने और लंबे दिखाई दे रहे थे। उसके नाखूनों से भी टप टप खून बह रहा था। अरे
अरे ये हो क्या रहा है? आधी आधी रात को रक्षा कहाँ से आ रही है और उसके मुंह पर खून कैसे लगा है? दीपक भी रक्षा के पीछे पीछे अपने घर में घुस जाता है। रक्षा, ये तुम आधी रात को आखिर कहाँ गई थी? दीपक, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए बाहर निकल गई थी। तो फिर ये तुम्हारे मुंह पर क्या लगा हुआ है? अरे कुछ भी तो नहीं। दीपक देखता है कि अब रक्षा का मुंह बिल्कुल साफ हो गया है और उसके नाखून भी बिल्कुल सामान्य लग रहे हैं। दीपक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ पल पहले उसने जो देखा था वो सच है या अब जो वो देख रहा है वह सच है। काफी रात हो गई है दीपक, सो जाओ, हम कल बात करते हैं। परेशान होकर वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया था। एक दिन रक्षा दीपक को बताती है कि वह माँ बनने वाली है। रक्षा के माँ बनने की खबर सुनकर दीपक बहुत खुश हो जाता है। रक्षा, मैं तो दिन में काम पर चला जाता हूँ, तुम यहाँ पर घर पर अकेली ही रह जाती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये कुत्ता लेकर आया हूँ। रक्षा का पेट हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा था, जबकि उसकी सेहत गिरती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। रक्षा, अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं और अभी से तुम्हारा पेट निकल गया है, तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ये? अरे ये तो अच्छी बात है ना, पेट बढ़ रहा है मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? एक दिन दीपक दोपहर में अचानक घर लौट आता है। घर पहुंचकर जब वह अपने कमरे में जाता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसके कमरे में फर्श पर उसका पालतू कुत्ता खून से लथपथ पड़ा हुआ था और रक्षा अपने लंबे लंबे नाखूनों से फाड़ फाड़ कर उसे खा रही थी। रक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं, तुम मेरी रक्षा नहीं हो सकती। सच बताओ, कौन हो तुम और मेरी रक्षा कहाँ है? ठीक है, आज तू पूरा सच सुन ही ले। वैसे भी तेरी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। मेरे मालिक के आने का समय हो चुका है। मैं कोई रक्षा बक्षा नहीं हूँ। मेरा नाम नीलम्बरी है और मैंने तुझसे शादी बस अपने मालिक को इस दुनिया में लाने के लिए की है। तू बार बार पूछता था ना, मेरा पेट 5 महीने में इतना बड़ा कैसे हो गया? तो सुन, मेरा पेट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि मेरे पेट में कोई इंसानी बच्चा नहीं है, शैतान है, शैतान। कुछ ही पलों में वो आने वाला है। जानता है मेरे मालिक की खास बात क्या है? वो नरभक्षी है। तेरे जैसे नर्म शरीर वाले इंसानों का मांस खाकर वो बहुत खुश होते हैं। अचानक ही रक्षा का रूप बदलने लगता है और उसके दांत टेढ़े मेढ़े होकर उसके मुंह से बाहर तक निकल जाते हैं। उसका सुंदर चमकता रंग धुएं की तरह काले रंग में बदल जाता है और चेहरे पर जगह जगह झुर्रियां दिखाई पड़ने लगती है। अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखकर दीपक घबरा जाता है और वहां से उल्टे पांव भागने की कोशिश करने लगता है। तभी रक्षा की उंगलियों के नाखून लंबे होने लगते हैं और तलवार की तरह दीपक की गर्दन में धंस जाते हैं। दीपक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। दीपक को कुर्सी से बांधने के बाद अचानक ही रक्षा दर्द से चिल्लाने लगती है। दीपक अपनी विस्मय से खुली हुई आंखों से सब कुछ देख रहा था। कुछ ही पलों में एक भद्दी और डरावनी शक्ल वाला राक्षस जमीन पर लेटा हुआ था। उस राक्षसी बालक के लंबे लंबे नाखून और लाल आंखें थी। उसका पूरा शरीर किसी छिपकली के जैसे चपटा और धारीदार था। उस बालक की एक लंबी पूंछ भी दिखाई दे रही थी। मेरे मालिक का इस दुनिया में स्वागत है। नरभक्षी आ गया नरभक्षी। अब हम राज करेंगे इस दुनिया पर।
मेरे मालिक, आपकी भूख शांत करने के लिए मैंने भोजन का प्रबंध किया है, ये लीजिए। रक्षा दीपक की ओर इशारा करती है। उसके इशारा करते ही नरभक्षी बालक लपक कर दीपक के सीने पर चढ़कर बैठ जाता है और देखते ही देखते अपने लंबे नाखूनों से उसके शरीर को चीर फाड़ देता है। दीपक के शरीर का मांस खाने के बाद अमावस्या तक आपको 2 और इंसानों का मांस खाना होगा, जिससे आपका शरीर विकसित होकर वयस्क हो जाए। मैं अमावस तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी मांस चाहिए। नरभक्षी की बात सुनकर रक्षा उसे गोद में लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल जाती है। वहां जाकर वे दोनों दफनाए हुए शवों को निकालकर खाने लगते हैं। रात्रि के तीसरे पहर कब्रिस्तान में शवों को नोच नोच कर अपनी भूख मिटाते उन्हें एक अघोरी देख लेता है। इंसानी मांस को तो इस तरह से नोच नोच कर सिर्फ एक नरभक्षी ही खा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने नरभक्षी को इस दुनिया में बुला लिया हो? अघोरी बाबा जानते थे कि यदि एक बार नरभक्षी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया तो वह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एक बार नरभक्षी मानव मांस का भक्षण करना शुरू कर देता है तो उसकी ताकत और आकार बढ़ता ही जाता है। असीमित शक्तियां प्राप्त करने के बाद नरभक्षी को रोक पाना संभव नहीं है। इस नरभक्षी को अभी खत्म करना होगा, क्योंकि इसके पास अभी शक्तियां नहीं है। लगता है गुरु जी के द्वारा दिए गए उस अस्थि शस्त्र का प्रयोग करने का समय आ गया है। अघोरी बाबा के गुरुदेव ने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ा था। अपना शरीर छोड़ते समय उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि उनके मरने के पश्चात उनके शरीर की अस्थियों से एक अस्त्र का निर्माण किया जाए। भविष्य में वह अस्त्र किसी दुष्ट राक्षस को खत्म करने में काम आएगा। इसका मतलब गुरुजी को आभास था कि भविष्य में नरभक्षी का धरती पे जन्म होगा, इसलिए उन्होंने उसे निपटाने का अस्त्र मुझे पहले ही बता दिया था। अपने गुरु का दिया अस्त्र लेकर बाबा नरभक्षी की ओर बढ़ने लगते हैं। नरभक्षी गुस्से में बाबा की ओर देखता है, जिससे बाबा उछलकर दूर जा गिरते हैं। बाबा को जमीन पर गिरा देख नरभक्षी और रक्षा जोर जोर से हंसने लगते हैं। नरभक्षी जानवर की तरह लपकते हुए बाबा की सीनी पर बैठ जाता है और अपने नाखूनों से उनके शरीर पर एक के बाद एक वार करने लगता है। बाबा आंखें बंद करके अपने गुरु का स्मरण करते हैं और वह अस्त्र लेकर नरभक्षी के सीने में घोंप देते हैं। कुछ देर तक तड़पने के बाद नरभक्षी फिर से उठ खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या हो रहा है? गुरुदेव ने तो कहा था उनके अस्त्र से इस राक्षस का अंत होगा, लेकिन ये तो फिर से उठकर खड़ा हो गया। अघोरी बाबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नरभक्षी से ध्यान हटाकर एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरुदेव को याद किया। बंद आंखों में ही बाबा को उनके गुरुदेव ने दर्शन दिए और कहा, सत्यनारायण, इस राक्षस को मारने से पहले इसकी माँ को खत्म करना होगा। इसकी माँ के मरते ही इसकी शक्तियां अपने आप ही कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद ही तुम इसे खत्म कर पाओगे। गुरुजी से मार्गदर्शन पाकर अघोरी बाबा दौड़ते हुए अस्त्र लेकर रक्षा की तरफ जाते हैं और रक्षा के सीने में घोंप देते हैं और एक जोरदार चीख के साथ रक्षा जमीन पर गिर पड़ती है। रक्षा के खत्म होते ही नरभक्षी वापस शिशु रूप में आ जाता है। नरभक्षी की शक्तियों को कमजोर होता देख बाबा अस्त्र लेकर नरभक्षी की ओर आते हैं और उसके सीने में अस्त्र मारकर उसका भी अंत कर देते हैं। काली घनी रात में एक गाड़ी सड़क पर चलती हुई आ रही होती है। गाड़ी की हेडलाइट के अलावा वहां और कुछ भी देख पाना काफी मुश्किल होता है। बाहर बहुत तेज बिजली कड़क रही होती है। कार के अंदर बैठा विद्युत बहुत नशे में होता है।
लीला कार ड्राइव करते हुए उससे कुछ सवाल पूछ रही होती है। बताओ विद्युत, क्या हुआ था 10 साल पहले? नशे की हालत में विद्युत लीला से कहता है, करीब 10 साल पहले की बात है। मैं, एमी, रिवांश, वासु, नताशा, हम सब बहुत ही अच्छे दोस्त थे। विद्युत लीला को 10 साल पहले हुई एक घटना बताना चालू करता है। साल 2012 एक रात रिवांश को एक फोन कॉल आता है। रिवांश अपने बेडरूम में सो रहा होता है। वो फोन उठाता है। वो फोन कॉल उसकी दोस्त नताशा का होता है और उसको एक दर्दनाक खबर मिलती है जो उसे झकझोर कर रख देती है। नताशा उसे बताती है कि रिवांश, मैं अपने शहर के जंगल के बीचों बीच कुछ पुलिस वालों के साथ खड़ी हुई हूँ। हमारे दोस्त वाशु का किसी ने मर्डर कर दिया है, तो जल्दी से यहाँ पहुँच। रिवांश हाँ में उत्तर देता है और अपनी बीवी को बिना बताए उस जंगल की ओर अपनी बाइक लेकर चल पड़ता है और कुछ देर बाद उसी जगह पहुंच जाता है जहां वासु का मर्डर होता है। वहां पुलिस वाले उससे कुछ पूछताछ करते हैं और रिवांश को पता चलता है कि वहां उन्हें एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा है, तेरा रूप मैंने ले लिया, मैं हूँ बहरूपिया। पुलिस वाले इसका पता नहीं लगा पा रहे थे कि ये क्यों लिखा है और इसका क्या मतलब है, मगर उस वक्त वहां मौजूद रिवांश और नताशा इस लाइन को सुनकर बहुत घबरा रहे थे। उनके चेहरे के भाव बहुत रहस्यमय लग रहे थे। ये इशारा कहीं उसके आने का तो नहीं? किसके आने का और क्या इशारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। तुम जानते हो हमें किसके आने का डर है। पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम वसु की मौत से घबरा गई हो, इसलिए इस संदेश को उससे जोड़कर देख रही हो। नताशा सहमी हुई बस उस संदेश की ओर ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन इस खबर के बारे में एमी को पता चलता है। एमी लंदन में रहने वाला व्यक्ति था। एमी अपनी कार लेकर वसु के घर उनके परिवार वालों से उसकी मौत का दुख बांटने जा रहा होता है। वो रास्ते में ही होता है, तभी उसको नताशा का फोन आता है। वो फोन उठाता है और दूसरी ओर से नताशा बोल पड़ती है, एमी, मैंने तुझे मना किया था ना कि इंडिया मत आना, मगर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। असल में मुझे लगता है कि वो आ चुका है। कौन? वाशु की जहाँ मौत हुई थी वहाँ से एक संदेश मिला था जिसमें लिखा हुआ था, तेरा रूप मैंने ले लिया है, हूँ मैं बहरूपिया। लेकिन मुझे ये सब पहले से ही पता था, पर क्या करूं, हम पांचों ने अपना बचपन साथ में बिताया है। अपने दोस्त की मौत से टूट चुका हूं। अगर मौत आ भी गई तो चलेगा। एमी, अपना ख्याल रखना। अलविदा। एमी और नताशा फोन पर बहुत देर बातें करते हैं, फिर दोनों फोन रख देते हैं और कुछ देर बाद एमी को सामने विद्युत खड़ा हुआ दिखाई देता है। एमी विद्युत को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अंदर कार में बैठने के लिए कहता है, पर एमी को विद्युत कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि विद्युत आधा जानवरों जैसा लग रहा था। एमी विद्युत से बात करने की कोशिश कर रहा था पर विद्युत कोई जवाब नहीं दे रहा था। एमी को लगता है कि वासु के जाने के सदमे में होगा। फिर थोड़ी देर बाद विद्युत बोलता है कि तेरा रूप मैंने ले लिया, हूँ मैं बहरूपिया, और जोर जोर से हंसने लगता है। एमी पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां विद्युत नहीं बल्कि एक डरावना राक्षस होता है। अब तक एमी समझ चुका था कि वो अब नहीं बचने वाला है। उसका सामना एक शैतान से है जो किसी भी वक्त उसकी हत्या करने वाला है। अब मौत एमी का इंतजार कर रही थी और अगले पल उस राक्षस ने एमी का पीछे से गला दबाना चालू कर दिया। एमी कार संभाल नहीं पाया और एक पेड़ से जा टकराया। अब उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छाने लगा था। थोड़ी देर बाद एमी को होश आता है। एमी अपने आप को कार ड्राइव करते हुए पाता है, पर यह कैसे हो सकता था? एमी तो उस पेड़ से टकरा चुका था। क्या वो सब सपना था? एमी फिर से अपनी कार चलाने में लग जाता है और थोड़ी देर बाद एक अननोन नंबर से फोन आता है। एमी फोन उठाता है और उसे एक डरावना सा रिप्लाई आता है, तेरा रूप मैंने ले लिया, हूँ मैं बहरूपिया।
डरते हुए एमी शीशे में देखता है तो उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। उसके शरीर का खून पानी सा हो जाता है। पीछे वही राक्षस था जो एमी की तरफ डरावनी तरह से देख रहा था। इस बार एमी को पीछे से पकड़ लेता है और उसके खून को चूसने लगता है और एमी की मौत हो जाती है। अगले दिन एमी की लाश उसके कार में मिलती है और उसके हाथ में लिखा होता है, तेरा रूप मैंने ले लिया, हूँ मैं बहरूपिया। फिर आगे क्या हुआ तुम्हारे साथ साथ? रिवांश और नताशा भी बच गए? नहीं, रिवांश और नताशा भी इस घटना से बच नहीं सके। फिर आगे एमी की मौत के बाद तीनों दोस्त रिवांश और नताशा विद्युत बहुत डर चुके थे। पता नहीं कौन सी शक्ति उन दोस्तों के पीछे पड़ चुकी थी। उन्होंने एमी की मौत के बाद से अनजान लोगों से मिलना बंद कर दिया था और रात के बाद कभी बाहर नहीं निकलते थे। रिवांश और नताशा को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने उन्हें अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया और रिवांश और नताशा को जंगल की रात का एक फोटो शूट करने का टेंडर दिया गया। वो लोग उस डर के बाद भी मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें वैसे भी ज्यादा कोई काम नहीं मिल रहा था। इसके बाद उनका करियर चौपट हो सकता था। दोनों अपनी अपनी बाइक लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रिवांश बहुत तेजी से बाइक चला रहा था और उसकी अपेक्षा नताशा बहुत धीरे धीरे बाइक चला रही थी। उसका अंजाम नताशा को भुगतना पड़ा। अचानक से नताशा के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है जिसकी आंखें सफेद रंग की थी और नताशा अपनी बाइक को किसी तरफ गिरने से बचा लेती है। तभी वो काली बिल्ली एक राक्षस का रूप ले लेती है और राक्षस डरावनी हंसी हंसते हुए कहता है, तेरा रूप मैंने ले लिया, हूँ मैं बहरूपिया। इसके बाद एक जोरदार चीख के साथ जंगल में फिर से एकदम से सन्नाटा छा जाता है। उधर रिवांश अपनी बाइक को तेजी से भगा रहा था और उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ती है। उसके साथ चल रही नताशा वहाँ पास नहीं होती और रिवांश अपनी बाइक रोककर पीछे देखता है। तभी उसे एक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी नजर आती है। उस बाइक को नताशा चलाकर आ रही होती है। उसे देखकर रिवांश बहुत खुश होता है और हाथ हिलाकर नताशा को रुकने का इशारा करता है, पर नताशा उससे कहती है कि मेरा सामना उस राक्षस से हुआ था। मैं किसी तरह बचकर आ गई, पर मेरा कुछ सामान, जैसा कि जितनी हमने फोटोग्राफी की थी और कुछ वीडियोस, वहीं छूट गई है। तो चल, नहीं तो हम दोनों की जॉब चली जाएगी। रिवांश नताशा की बाइक पर बैठकर उस जगह की ओर जाने लगता है। जंगल की ओर जाते हुए रास्ते में उन्हें वही राक्षस दिखता है जिसे देख रिवांश कहता है, नताशा जल्दी से बाइक की स्पीड बढ़ाओ, हमें इस राक्षस से दूर जाना होगा, जल्दी करो। नताशा बाइक की रफ्तार तेज कर लेती है और वो लोग वहाँ से दूर जाने लगते हैं और कुछ दूर जाते ही वहाँ नताशा का बैग पड़ा होता है। वो देखो, वो रहा मेरा बैग। दोनों बैग के पास पहुँचते हैं। रिवांश जब बैग को उठाता है तो उसे वहाँ एक लड़की जमीन पर लेटी हुई दिखाई देती है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। नताशा जल्दी से यहाँ आओ। नताशा उसके पास आती है और कहती है, ये लड़की कौन है रिवांश? इसे घुमाकर इसका चेहरा तो देखो। वो एक लड़की की लाश थी जो कि और कोई नहीं नताशा की होती है। रिवांश इससे पहले कुछ समझ पाता, पीछे से वो राक्षस जो नताशा का रूप लेकर आया था उस पर हमला कर देता है। रिवांश उस राक्षस से बचने की कोशिश करता है, उस पर कुछ पत्थर फेंकता है, पर वो राक्षस रिवांश को नहीं छोड़ता और उसे मौत की घाट उतार देता है और बाइक की चलती हुई हेडलाइट भी अचानक से बंद हो जाती है। अगले दिन रिवांश और नताशा दोनों की लाशें मिलती हैं और उनके हाथों पर लिखा होता है, तेरा रूप मैंने ले लिया, हूँ मैं बहरूपिया। वो राक्षस तुम लोगों को मार क्यों रहा था और इसके पीछे रहस्य क्या था? बात तब की है जब हम पांचों दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमें एक बाबा ने बताया था कि पास की नील पहाड़ियों के ऊपर एक बहरूपिया रहता है। वो राक्षस जो खून पीता है और किसी का भी रूप ले सकता है। तो हमने उसे मजाक में ले लिया। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ भी होता है। हाँ यार, सच में मुझे तो ये बाबा खुद ही पागल वागल सा लग रहा है। खून पीने वाला बहरूपिया।
उसी रात हम सब ने मिलकर उस पहाड़ी पर जाकर उस बहरूपियों को देखने का फैसला किया। रात में जब हम सब वहां गए तो हमें पहाड़ी पर वैसा कुछ भी नहीं दिखा या महसूस हुआ जैसा कि उस बाबा ने बताया था। हम सब अपने खून की कुछ बूंदें उस पहाड़ी पर गिरा कर आए, जिसे उस राक्षस ने सूंघ लिया और उसे हमारी गंध आ गई। तब से वो हमारे पीछे लगा है, पर मैं बचकर मुंबई आ गया। तभी विद्युत के कान के पास एक हल्की सी आवाज आती है, तेरा रूप मैंने ले लिया, हूँ मैं बहरूपिया। जैसे विद्युत गाड़ी के शीशे में देखता है तो वो देखता है ड्राइवर सीट पर बैठी हुई लीला रूप बदलकर उस राक्षस का रूप ले लेती है और लीला बहरूपिया में बदल जाती है। तू आखिरी था, बस अब तेरा खून ही पीना बाकी रह गया था। अगले दिन विद्युत की लाश मिलती है और उसके हाथ पर लिखा होता है, तेरा रूप मैंने ले लिया, मैं बहरूपिया। बहरूपिया वो खौफनाक दरिंदा अगर किसी इंसान के खून की खुशबू इसे आ जाए तो ये उसका खून पीकर उसे मार देता है। ये गलती इन 5 दोस्तों ने की थी और इसका अंजाम इन लोगों को मिल भी गया।